मेरी मौसी 15 दिनों के लिए हमारे घर पर रहने आई थी। उस समय मेरी मां तीर्थ यात्रा के लिए बाहर गई हुई थी और पापा भी अपने काम में व्यस्त थे। उस दौरान मैं मौसी के साथ घर पर अकेला था और मौसी की सुंदरता मेरी आंखों में बस गई थी। एक दिन रात में मुझे अपने शरीर पर किसी का हाथ महसूस हुआ और जब मैंने उठकर देखा तो मौसी मेरे बगल में बहुत छोटे कपड़े पहनकर सोई हुई थी। फिर मौसी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बेटा, मुझे आज तक तुम्हारे मौसा में जो ताकत महसूस नहीं हुई वह मुझे तुम्हारे अंदर महसूस हो रही है। और ऐसा कहकर मौसी ने मेरा हाथ ऐसी जगह पर ले जाकर मुझे मदहोश कर दिया और तब मैंने अपना होश खो दिया और मौसी की। दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मैं रोज की तरह आज भी शाम को जिम से घर वापस आया और जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा कि मौसी और मौसा घर में थे और उन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मौसा अक्सर अपने काम के सिलसिले में हमारे शहर आते रहते थे और तब वे हमारे घर पर भी चक्कर लगाते थे। लेकिन मौसी शादी के 4 साल बाद पहली बार हमारे घर आई थी और वह मुझे देखते ही मेरे पास आई और फिर मेरे सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा, पिछले 4 सालों में तुम कितने बड़े हो गए हो। और मैं भी मौसी का हालचाल पूछ रहा था। तभी मौसा पीछे से आए और मौसा ने मुझे गले लगा लिया और फिर रात का खाना खत्म करने के बाद मौसा अपने घर जाने के लिए तैयार हो गए। मुझे लगा कि मौसा और मौसी कम से कम 1-2 दिन हमारे घर रुकेंगी, लेकिन मौसा जाने लगे जबकि मौसी हमारे घर ही रुकी रही। फिर हम सब मौसा को उनकी गाड़ी तक छोड़ने गए और फिर घर वापस आ गए। रात को माँ मौसी के साथ उनके कमरे में बैठकर बातें कर रही थी। तभी मैंने माँ को बाहर बुलाया और पूछा, मौसी अपने घर क्यों नहीं गई? क्या उन दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? इस पर माँ ने कहा, नहीं रे राहुल, मौसा जी को कुछ काम था इसलिए ज्यादा दिन हमारे घर नहीं रुक सके और मौसी की 15 दिन की इस शहर के डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट है और अगले 15 दिन वह हमारे घर पर ही रहेंगी। और यह तुम्हारे लिए खुशी की बात होगी क्योंकि अब मैं अपनी सहेलियों के साथ जाने वाली थी। ऐसे में तुम्हारे खाने पीने की समस्या हो सकती थी, लेकिन अब तुम्हें कोई मेड ढूंढने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मौसी घर के सारे काम कर लेगी। मेरी माँ को यह ठीक लगा, इसीलिए मैं अपने कमरे में चला गया। मौसी किस ट्रीटमेंट के लिए आई है, यह तो मैंने माँ से पूछा ही था। मौसी के आने से पहले माँ का कॉलोनी की एक सहेली के साथ मंदिर दर्शन का कार्यक्रम तय हुआ था और उनकी यात्रा 2 दिन में होने वाली थी। अब कुछ दिन माँ घर पर नहीं थी और उन्होंने मौसी को इस बारे में पहले ही बता दिया था। फिर मौसी ने कहा कि आप बेफिक्र होकर दर्शन करने जाएं। घर के सारे काम और राहुल दोनों का मैं अच्छे से ख्याल रखूंगी। दूसरे दिन तय योजना के अनुसार माँ अपनी सहेलियों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए निकल गई। उनकी यात्रा पूरी 10 दिनों की थी और मेरे पिताजी भी अपने ट्रांसपोर्ट के बिजनेस के काम के लिए अक्सर बाहर रहते थे और वे भी कल सुबह ही शहर से बाहर गए हुए थे। अब घर में मौसी के साथ मैं अकेला था। माँ ने घर से निकलते ही मुझे 10 फोन किए थे और उन्हें मेरी बहुत चिंता हो रही थी। शाम को जब मैं घर आया तो अपना खाना बनाने के लिए किचन में जाने लगा। तभी मैंने देखा कि मौसी किचन से मेरा खाना लेकर बाहर आ रही थी। रोज तो मैं खुद ही अपना खाना बनाता था क्योंकि माँ कहती थी, तुझे अपने खाने वगैरह में मुझे बिल्कुल भी शामिल नहीं करना चाहिए। जो भी खाना हो तू खुद ही बना
रोज शाम को मैं 2 उबले हुए अंडे और भाप में पकी हुई दालें खाता था। लेकिन आज मौसी ने मेरा खाना पहले ही बना दिया था। उस दिन पहली बार हमें तैयार खाना मिला था। तो मैंने मौसी से पूछा, तुम्हें मेरे खाने के बारे में कैसे पता? इस पर वह बोली, मैं दोपहर में तेरी कमरे की सफाई करने गई थी। तब मैंने वहाँ पर तेरा खाना का पूरा चार्ट देखा, जिसमें किस दिन क्या खाना है सब कुछ लिखा हुआ था। मैंने कहा, वाह मौसी, तुम तो बहुत ही होशियार निकली। और ऐसा कहकर मैंने मौसी को गले लगा लिया। मुझे तैयार किया हुआ खाना मिलने के कारण मैं खुश था और मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी अनजाने में दी गई गले लगने की प्रतिक्रिया मौसी पर इस तरह का असर करेगी। और जब मैंने मौसी की तारीफ की तो वह मुस्कुरा दी। फिर अगले 2 दिन भी ऐसे ही बीत गए और हर दिन मेरे व्यायाम के चार्ट को पढ़कर मौसी मेरे लिए समय पर खाना तैयार करती थी और मुझे सब कुछ सही समय पर मिल जाता था। फिर 2 दिन बाद माँ का फोन आया तो मैंने माँ से कहा, माँ अब तुम मुझे बार बार फोन मत किया करो। पिछले 3 दिनों में तुम्हारे 30 कॉल्स आ चुके हैं। तुम मेरी चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि मौसी मेरे डाइट से लेकर खाने तक सब कुछ सही समय पर और व्यवस्थित ढंग से दे रही है। अब तुम मुझे बिल्कुल भी बार बार फोन मत करो। तुम बस अपनी ट्रिप का आनंद लो और मेरी चिंता करने के लिए मौसी है। फिर उस दिन के बाद माँ ने मुझे फोन करना बंद कर दिया था। कभी कभार वह मुझे सिर्फ 1-2 मैसेज करती थी। उस दिन रात को मौसी मेरे कमरे में आई और उसने कहा, आज मुझे नींद नहीं आ रही है। फिर मौसी मुझसे बातें करने लगी। बातें करते करते मैंने उससे पूछा, मौसी तुम्हारी कौन सी ट्रीटमेंट चल रही है? इस पर मौसी ने कहा, बच्चा होने की। आगे मैंने उससे और कोई सवाल नहीं किया। तभी अचानक बिजली कड़की और तेज आवाज से मौसी घबराकर मुझसे लिपट गई। जब उसने मुझे अचानक से गले लगाया तो मुझे थोड़ी सी शर्म महसूस हुई, क्योंकि वह मेरी मौसी थी। मौसी वैसे तो जवान थी और काफी देर तक मौसी ने मुझे अपनी बाहों से अलग नहीं किया, बल्कि वह मेरे शरीर पर बार बार हाथ फेरने लगी। और तब मैंने उन्हें दिलासा देकर खुद से दूर किया और कहा, मौसी तू बॉडी बिल्डर बेटे की मौसी है। इस छोटे से आवाज से क्या डरना। और उसकी नजर देखकर मुझे खुद ही शर्म आने लगी और मेरी नजरें नीचे झुक गई। फिर मैंने कहा कि मुझे बहुत नींद आ रही है और उन्हें भी जाकर उनके कमरे में सोने के लिए कहा। फिर सुबह मैं अपने समय पर कॉलेज के लिए निकल गया। दोपहर में मौसी अपने ट्रीटमेंट के लिए जाती थी। उस दिन रात को जब मैं अपने कमरे की लाइट बंद करने वाला था, तभी जोर जोर से मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया गया और दरवाजा खोलते ही मौसी सामने खड़ी थी और वह घबराई हुई हालत में मेरे कमरे में दौड़ती हुई आई और मुझे देखते ही मौसी ने मुझे जोर से गले लगा लिया। वह मुझसे बहुत ही ज्यादा लिपट गई थी। अब तो बिजली कड़कने की आवाज भी नहीं आई थी। फिर उन्हें डरने की क्या बात थी। मैंने उनके सिर पर हाथ फेर कर पहले उन्हें शांत किया और वह मेरी बाहों से अलग होने को तैयार नहीं थी। फिर उन्होंने कहा, राहुल आज मैं दीदी के कमरे में अकेले नहीं सो सकती। मुझे अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। या तो तू मेरे कमरे में सो जा या मुझे तेरे साथ तेरे कमरे में सोने दे। मैंने मौसी को शांत किया और पूछा कि तुम्हें किस बात का डर लग रहा है। इस पर मौसी कहा, जिस डॉक्टर से मैं इलाज करवा रही हूँ वह मेरे साथ क्या करेगा यह मैं नहीं बता सकती। मुझे उसी का डर है और मेरे दिमाग में बार बार अजीब अजीब विचार आ रहे हैं।
जैसे कि वह डॉक्टर मेरे साथ ऐसा कहकर मौसी फिर से मुझसे लिपट गई। मौसी का इतना करीब से होना मेरे मन में भी अजीब अजीब ख्याल ला रहा था और मैं बार बार उनका हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह बार बार मेरे चेहरे पर हाथ फेर रही थी। मौसी को क्या हो गया था पता नहीं। उनका डरा हुआ चेहरा मैंने कुछ समय पहले ही देखा था, इसलिए मैं उन्हें बार बार खुद से दूर नहीं कर पा रहा था और मौसी का स्पर्श ना चाहने वाली जगहों पर हो रहा था। इसलिए मैंने कमरे का लैंप जला दिया और लैंप जलते ही मौसी का हाथ मेरे शरीर से हट गया। और फिर अगले दिन मैं मौसी के साथ उसी अस्पताल में गया जहां उसकी ट्रीटमेंट हुई थी और उस अस्पताल का माहौल तो मुझे सही ही लगा। जो डॉक्टर मौसी का इलाज कर रहा था वह बहुत बूढ़ा था। फिर मौसी उसके बारे में मुझसे ऐसी बातें क्यों बता रही थी। फिर जैसे ही मौसी की ट्रीटमेंट पूरी हुई और वह बाहर आई तो उनका चेहरा उतरा हुआ लग रहा था। मैंने उनसे चेहरा उतरा होने का कारण पूछा तो उसने कहा कुछ नहीं, रोज रोज वही इलाज करवा कर मैं तंग आ गई हूँ। मौसी का उतरा हुआ चेहरा देखकर मैंने उससे कहा, चलो ट्रीटमेंट की बातों को छोड़ो, आज मैं तुम्हें अपने साथ मूवी देखने ले जाता हूँ। मैंने सोचा अगर वह थोड़ी घूम फिर लेगी तो शायद उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि गांव में मूवी थिएटर और मॉल जैसी चीजें नहीं थी और मौसा तो मौसी को ज्यादा कहीं घुमाने नहीं ले जाते थे, यह मुझे पता था। फिर जैसे ही उसने सुना कि मैं उसे घुमाने ले जा रहा हूँ तो मौसी का चेहरा खिल उठा। फिर आधी मूवी देखते ही मौसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कुछ ही समय में वह मेरे कंधे पर सिर रखकर सो गई। उस दिन उसने हाल में मेरे साथ बहुत मस्ती की थी। उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। फिर घर आते ही मौसी ने कहा, बेटा आज आपने मेरा दिन बना दिया, इस दिन को मैं कभी नहीं भूलूंगी। आज मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने बेटे के साथ नहीं बल्कि अपने प्रिय। और मौसी बोलते बोलते रुक गई, लेकिन उन्हें प्रिय के आगे क्या कहना था यह मैं समझ गया था और मैंने उसकी बात को हंसी में टाल दिया और उन्हें घर छोड़कर मैं अपनी जिम के लिए निकल गया। जिम से लौटते ही मैंने खाना खाया और नहाने चला गया। नहाने के बाद मैं अपने कमरे में गाने सुनकर दिमाग ताजा कर रहा था। तभी मुझे अपने शरीर पर किसी का हाथ महसूस हुआ। कोई मेरे चेहरे पर हाथ फेर रहा था तो मैंने आंखें खोलकर देखा तो मेरे सामने मौसी खड़ी थी और मौसी मेरे सामने किसी अलग ही अवस्था में खड़ी थी। वह मेरे सामने शर्ट पैंट पहनकर खड़ी थी और यह शर्ट पैंट माँ के थे। माँ के टी शर्ट और पैंट में मामी की सुंदरता कुछ अलग ही नजर आ रही थी। वह बहुत गोरी थी और जैसे ही मैंने यह स्थिति देखी तो मैंने उन्हें खुद से दूर कर दिया और कहा, मौसी आप यह क्या कर रही थी। तो मौसी ने जवाब दिया, राहुल तुम रोज जिम से इतनी मेहनत करके आते हो, मैं बस तुम्हारी मेहनत देख रही थी। वैसे भी रोज जिम में बहुत सी लड़कियां तुम्हारे शरीर को देखती होंगी। अगर तुम्हारी मौसी ने तुम्हारे शरीर पर हाथ फेर दिया तो क्या हो गया। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो सॉरी। और यह कहकर मौसी मेरे ऊपर बैठ गई और मेरी तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। मैंने कहा, मौसी तुम्हें अपने बेटे की मेहनत देखने का पूरा हक है। तुम अचानक आ गई इसलिए मैं थोड़ा घबरा गया था। इसके बाद मौसी ने फिर से मेरे चेहरे पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। 1 साल लगातार जिम और डाइट फॉलो करने के बाद मैंने अच्छी बॉडी बना ली थी और मेरा रंग से भी गोरा था। मौसी तो मेरी तारीफ करते हुए थम ही नहीं रही थी। फिर उन्होंने कहा,
तुम्हारे शरीर पर से हाथ हटाने का मन ही नहीं करता। हाथ फेरते फिरते उसने अपना चेहरा भी मेरी छाती पर फिराना शुरू कर दिया। मौसी का अचानक मेरे साथ बदलता व्यवहार देखकर मैं सोच में पड़ गया था और मैंने उन्हें खुद से दूर कर दिया। आज रात भी मौसी मेरी कमरे में आ गई थी और इस बार तो उसने हद ही कर दी। वह माँ का एक टी शर्ट पहन कर आई थी और उसके नीचे उसने जीन्स या कोई नाइट पैंट नहीं पहनी थी। उन्होंने जो टॉप पहना था वह सिर्फ उसकी जांघों तक ही आ रहा था और उनके चेहरे पर थोड़ा मेकअप भी दिख रहा था। मौसी उसी तरह मेरे सामने आकर बैठ गई। मैंने उससे पूछा, तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? तो इस पर उन्होंने कहा, राहुल तुम्हें हर बात सिखानी पड़ेगी क्या? मौसी ने कहा, राहुल मेरा मतलब था कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, इसलिए मैंने यह छोटे कपड़े पहन रखे हैं। मैंने सुना है कि शहर में औरतें रात को सोने से पहले मेकअप करती हैं, तो मैंने आज वही ट्राई किया। वैसे भी कुछ दिनों में मुझे अपने ससुराल जाना पड़ेगा और वहाँ मुझे घर में गाउन पहनने की इजाजत नहीं होगी। अगर मैं अभी अपनी यह इच्छाएं पूरी नहीं करूँगी तो कब करूँगी? और यह बोलते बोलते मौसी ने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और पूछा, राहुल तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ? तो मैंने सीधे तौर पर कहा, तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो। मैंने उन्हें सुंदर क्या कहा, वह तुरंत ही मेरी ओर खिसक कर बैठ गई। अब मौसी का यह बर्ताव मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा था और मैंने उन्हें उनके कमरे में जाकर सोने के लिए कहा। तो उसने कहा कि उसे अकेले सोने की आदत नहीं है और अकेले सोने में उसे डर लगता है। फिर ऐसा कहकर वह मेरी ही कमरे में सो गई। जब से मौसी मेरी कमरे में सोने लगी थी तब से रात को मैं ठीक से सो नहीं पाया था और उस रात भी मामी ने नींद में बड़बड़ाना शुरू किया और मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरा हाथ पकड़कर वह मुझे अपनी ओर खींचने लगी। तब मुझे गुस्सा आने लगा क्योंकि उनकी वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही थी। गुस्से में मैंने उसका हाथ झटककर बिस्तर से उठ गया और फर्श पर बिस्तर लगाकर सो गया। फर्श पर रात भर मुझे नींद ही नहीं आई। यह सब और कितने दिन चलेगा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि मौसी जल्दी से जल्दी अपने घर चली जाए, क्योंकि दिन ब दिन उनकी नजर मुझ पर टेढ़ी होती जा रही थी। अगले दिन दोपहर के 12 बजे मैं सोकर उठा और तैयार होकर जब मैं कमरे से बाहर आया तो बाहर पापा दिखे। मुझे देखते ही पापा बोले, राहुल उठ गया तू? आज उठने में इतनी देर कैसे हो गई? मैंने मौसी के बारे में पापा के सामने कोई शिकायत नहीं की थी। मैंने उनसे झूठ बोल दिया कि रात को मैं मूवी देख रहा था इसलिए देर से सोया। पापा ने कहा ठीक है और खाना खाते ही वे अपने कमरे में आराम करने चले गए। पापा के घर आ जाने से मुझे थोड़ी राहत मिली थी। पापा अपने कमरे में आराम करने चले गए। तभी मौसी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खाने के लिए बिठाया। वह मुझे इस तरह से खाना परोस रही थी जैसे वह मेरी नई नवेली दुल्हन हो। मैंने सिर झुकाकर जैसे तैसे खाना खाया। उस रात मुझे अच्छी नींद आई क्योंकि पापा घर पर थे, इसलिए मौसी मेरे कमरे में नहीं आई। रात को पापा मेरे कमरे में सोए थे। अगले दिन नाश्ता होते ही पापा अपने काम पर जाने के लिए निकल गए और जाते समय पापा ने कहा, अब मैं 4 दिन बाद ही घर लौटूंगा। मतलब पापा सिर्फ 1 दिन के लिए घर आए थे। पापा अब 4 दिन तक घर नहीं रहेंगे। यह सुनकर मौसी के चेहरे के हाव भाव अचानक बदल गए। वह मुझे अचानक से एक हंसी नजरों से देखने लगी और पापा के जाते ही मैं भी अपना सामान समेटने के लिए अपने कमरे में चला गया।
सब कुछ समेटकर जब मैं हॉल में आया तो मैंने एक ही जूता पहना हुआ था। तभी मौसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। उनके चिल्लाने की आवाज से मैं दौड़ता हुआ वहां गया। वह माँ के कमरे के बाथरूम में नहा रही थी और अंदर से कह रही थी, राहुल गर्म पानी का गीजर लीक हो गया है। यहाँ चारों तरफ पानी ही पानी है। गीजर के गर्म पानी में मुझे बहुत जलन हो रही है। राहुल जल्दी अंदर आकर मुझे बचाओ। और वह बार बार यही कह रही थी। उनके इलाज के अभी कुछ दिन बाकी थे, इसलिए उन्हें कुछ ना हो जाए इस डर से मैं बहुत घबरा गया था। तब मैं सीधा उनके बाथरूम में घुस गया और जैसे ही मैं बाथरूम में गया, वहाँ ना तो मुझे गर्म पानी की भाप दिखी और ना ही गीजर लीक होता नजर आया। वहाँ मुझे वह सब दिखा जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। मौसी मुझे उस हालत में दिखी जिस हालत में मुझे उन्हें नहीं देखना चाहिए था। वह मेरे सामने एकदम नंगी खड़ी थी। मैंने तभी अपनी आंखें बंद कर ली और मौसी से कहा, मौसी तुम यह अजीब हरकत क्यों कर रही हो? और मैं पीछे मुड़कर बाहर जाने लगा। तभी वह मुझसे लिपट गई तो मैंने कहा, मौसी मुझे जल्दी से जल्दी छोड़ दो, मुझे यहाँ से बाहर जाने दो। और मेरे इतना कहने के बावजूद मौसी मुझे छोड़ने को तैयार नहीं थी। तब मैंने कहा, अगर तुमने मुझे अभी नहीं छोड़ा तो मैं माँ को फोन करके सब कुछ बता दूंगा। माँ का नाम लेते ही मौसी मुझसे दूर हो गई और कहने लगी, राहुल प्लीज दीदी को कुछ मत बताना। और वह मुझसे विनती करने लगी। मैं बाथरूम से बाहर आया तो मौसी भी मेरे पीछे पीछे बाहर आ गई। वह मेरे सामने सिर्फ एक रुमाल लपेटकर खड़ी थी। मैंने उसकी तरफ ना देखकर दूसरी दिशा में मुंह मोड़ लिया। फिर मौसी ने कहा कि वह मेरे साथ समय बिताना चाहती है और फिर मुझसे लिपटने लगी। मौसी की मुझ पर गलत नजर थी। यह उसके व्यवहार से मुझे समझ में आ रहा था। अब तो उसने साफ साफ सब कुछ कह ही दिया था। फिर मौसी की सुंदरता देखकर मैं अपना होश नहीं खो बैठा था। भले ही वह कितनी भी सुंदर हो, लेकिन मुझे अच्छे से पता था कि मेरा और उसका क्या रिश्ता है। मैंने उससे कहा, मौसी मैं तुम्हारा बेटा हूँ। तुम जो कह रही हो क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? तो मौसी ने कहा, राहुल तुम मेरी बात को मजाक में मत लो। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वह पूरी होश में कह रही हूँ। बस कुछ रातें मेरे साथ बिता दो, यही मेरी एकमात्र इच्छा है। एक बार अगर मैं गर्भवती हो गई तो मैं खुद ही तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। और यह कहते हुए मौसी रोने लगी। उनके बातों से मुझे समझ में आ गया कि वह किसी और कारण से मुझसे नजदीकी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। मैंने उनसे कहा, मौसी पहले पूरे कपड़े पहन लो और फिर मुझसे बात करो। और मैं उसके कमरे से बाहर निकल गया। कुछ समय बाद मौसी साड़ी पहनकर मेरे कमरे में आई। इस बार भी उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने उनसे कहा, मौसी मुझे कभी भी यह ख्याल नहीं आया था कि तुम्हारी नजर मुझ पर फिरेगी, लेकिन तुम्हारी बातों से मुझे यह समझ में आ रहा है कि तुम्हें किसी और कारण से मेरे साथ समय बिताना है। असली कारण क्या है वह मुझे बताओ। तब वह रोते हुए बोलने लगी, 2 साल से मैं बच्चा होने के लिए इलाज करा रही हूँ। ना जाने कितनी गलत दवाइयाँ और इंजेक्शन ले चुकी हूँ और अब मैं तंग आ गई हूँ। अब 15 दिन की एक और ट्रीटमेंट के लिए मैं शहर आई हूँ। देखते देखते 1 हफ्ता बीत गया और अब मुझे यह अच्छे से समझ में आ गया है कि इस 15 दिन की ट्रीटमेंट का भी कोई फायदा नहीं होगा। ससुराल जाकर मुझे अपनी सास की बातें नहीं सुननी है। पिछले 15 दिनों की ट्रीटमेंट का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ है।
इसीलिए सासू माँ कह रही है कि वे तुम्हारे मौसा का दूसरा विवाह करवाएंगी। मेरे पति का दूसरा विवाह करवाने से भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कमी मुझ में नहीं बल्कि तुम्हारे मौसा में है। सासू माँ अपने बेटे की कमी स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है और वे भी इलाज करवाने के लिए भी बिल्कुल तैयार नहीं है। तुम्हारे मौसा भी अपनी कमी मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं कितनी भी ट्रीटमेंट करवा लूं, उसका कोई फायदा नहीं होगा, यह मुझे अच्छी तरह से पता है। लेकिन सासू माँ मेरी एक नहीं सुनती। तुम्हारे मौसा से तो मुझे संतान नहीं हो सकती, इसलिए मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाकर गर्भवती होने की सोच रही थी, ताकि ससुराल में जाकर मुझे ना किसी की बातें सुननी पड़े और ना ही मुझ पर बांझ होने का आरोप लगे। मैंने मौसी का दुख समझा और मैंने कहा, मौसी, तुम्हें मेरे साथ या किसी और के साथ संबंध बनाने की जरूरत नहीं है। मैं माँ पापा से कहकर मौसा और दादी को समझाने की कोशिश करूँगा। माँ तो घर में सबकी लाडली है, दादी और मौसा उनकी बात जरूर मानेंगे। बिना किसी दोष के तुम पिछले 2 साल से यह सब सहन कर रही हो, लेकिन अब नहीं। मैंने मौसी से वादा किया कि उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया वह मैं माँ या पापा या किसी और को नहीं बताऊंगा। केवल उनकी समस्या ही माँ के सामने रखूंगा। अगले 2-3 दिनों बाद माँ घर आई और मैंने माँ को सारी बात बता दी। और जिस दिन मौसा मौसी को वापस गांव ले जाने के लिए आए, उस दिन माँ पापा ने मौसा को समझाया और दादी को भी मौसा के साथ लाया गया था। अब दादी को भी समझ में आ गया कि मामी के साथ क्या दुर्व्यवहार हो रहा था। और जब मौसा का चेकअप किया गया तो रिपोर्ट में पता चला कि कमी मौसी में नहीं बल्कि मौसा में थी। उस दिन के बाद से मौसा का इलाज शुरू हुआ। फिर 1 महीने के बाद मौसा की समस्या भी खत्म हो गई और कुछ दिनों बाद मौसा मौसी ने हमें खुशखबरी दी। दोस्तों, हर बार महिला में कमी नहीं होती है, कभी कभी पुरुष में भी कुछ समस्याएं होती हैं। इसे समय पर समझकर एक दूसरे पर दोष डालने के बजाय उन समस्याओं का इलाज कराना चाहिए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें, ताकि आपको नए वीडियो की सूचना